डिस्क्लेमर वीडियो मेलोडी स्टोरी वर्ल्ड 760 चैनल पर प्रकाशित सामग्री सूचकांक में कौन मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और इसका उद्देश्य किसी को भी किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर आप वीडियो में व्यक्ति किसी भी सामग्री टिप्पणी या विचारों से आहत है तो कृपया संपर्क करें। मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि मेरी कोई भी सामग्री किसी की भावनाओं, विश्वास हो या दर्शन को ठेस पहुंचाने के इरादे से नहीं बनाई गई है। अगर यह फिर भी आपको किसी भी तरह से प्रभावित करती है तो ये पूरी तरह से सहयोग होगा। मेरा किसी भी मामले में आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, या अगर मैं कुछ भूल गया हूं तो कृपया इस गलती मानकर मुझे बताएं। मैं जानकारी को ठीक से अपडेट करने के लिए आवश्यक कदम उठाऊंगा। अंत में यह वशीकरण मेरा अपना है और कानूनी रूप से नहीं लिखा गया है। इसमें खामियां हो सकती है और इसलिए इसे किसी भी कानूनी मामले में अदालत में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। प्लीज वॉच द वीडियो, गिव योर फीडबैक एंड सब्सक्राइब आई इफ यू लाइक माई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 36 रांझना का अस्तित्व से सवाल। प्रगति नीचे पड़ी हुई थी और अपने बाजू को सहला रही थी। अस्तित्व का ऐसा पकड़ना उसे बहुत तेज दर्द दे गया था। उसके तो गोरे हाथ एकदम लाल हो चुके थे। प्रगति नीचे बैठी मन ही मन रांझना को कोस ही रही थी। प्रगति बैठी ही थी कि तभी उसे किसी की फिक्र भरी आवाज सुनाई देती है। प्रगति, ये आप नीचे बैठकर क्या कर रही है? क्या हुआ? कोट कॉमा। प्रगति जैसे ही यह आवाज सुनती है तो उसे फिर से अपना नाटक करने का मौका मिल जाता है। वह अपने आंखों से नकली आंसू निकालती है और सिर उठाकर सामने खड़ी सुपर्णा को देखती है। प्रगति मासूम बनते हुए कहती है, आंटी, मैं वो अस्तित्व ने मुझे धक्का दिया, मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। सुपर्णा जल्दी से प्रगति के पास जाती है। वह उसके बाजू को देखती है जिसमें हाथ के निशान तक छप चुके थे। वह पूरा लाल हो चुका था। सुपर्णा ये देखकर परेशान होकर कहती है, लेकिन क्यों? अस्तित्व ने ऐसा क्यों किया? क्या आपने उनसे कुछ कहा? प्रगति इनोसेंट बनने की पूरी कोशिश करते हुए कहती है, मैं अस्तित्व के बारे में सोचकर बोली थी। मैंने बस इतना कहा कि रांझना बोल नहीं सकती तो लोग अस्तित्व पर ही उंगली उठाएंगे। आंटी, मैं बस अस्तित्व का भलाई सोच रही थी। जैसे ही प्रगति ये कहती है तो सुपर्णा के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह अब प्रगति को कुछ नहीं कहती। वह दवाई लेकर प्रगति के बाजू में लगाती है क्योंकि उसे काफी तेज दर्द हो रहा था। प्रगति बस सुपर्णा के फेस एक्सप्रेशन को देख रही थी। जिस तरह से सुपर्णा खामोश हो गई थी, प्रगति को लगा उसका नाटक काम कर गया। लेकिन एकदम से ही सुपर्णा की आवाज उसके कानों में आती है, प्रगति, हम आपको इस घर का हिस्सा बेशक मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको हमारे घर के मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हम जो आपको इज्जत देते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि आपको वही इज्जत दे, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उस इज्जत को बनाए रखें। प्रगति का फिर से पोपट बन गया। यहाँ वह रांझना को फंसाना चाह रही थी और खुद ही फंस गई। अब प्रगति के पास कुछ भी बोलने के लिए नहीं था। वह बिल्कुल चुप ही रह गई। सुपर्णा दवाई लगाने के बाद वहां से उठकर चले जाते हैं। वह प्रगति से काफी ज्यादा नाराज थी। वह एक नजर भी मुड़कर प्रगति को नहीं देखती। वहीं इधर अस्तित्व काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा रहता है। रांझना अपने काम में लगी हुई थी। अस्तित्व अब धीरे से कमरे के अंदर आता है। रांझना के कान एकदम से ही उठ खड़े हो जाते हैं। रांझना सिर उठाकर अस्तित्व को देखती है। अस्तित्व भी उसे ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि रांझना उसे देखने वाली है तो वह अपनी नजरें दूसरी ओर कर लेता है। रांझना उसे कुछ पल देखती है, फिर अपनी नजरें हटाकर फिर से अपने काम में लग जाती है। अस्तित्व अब कुछ सोचते हुए लैंप टेबल की ओर जाने लगता है। रांझना भी कपड़ों को लेकर कबर्ड की ओर जाने लगती है। बीच में ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। दोनों की नजर नीचे थी। अस्तित्व रांझना को जाने का जगह देने के लिए साइड होता है। रांझना भी कुछ ऐसा ही करती है। वह भी अपने मन में यही सोच रही थी कि वह अस्तित्व को जाने के लिए जगह दे, लेकिन उस चक्कर में दोनों एक ही तरफ हट जाते हैं। फिर एक बार दोनों एक दूसरे को जाने की जगह देने की सोचते हैं, लेकिन इस बार भी दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है। दोनों एक ही तरफ हो जाते हैं। 2-3 बार तो उनका ऐसा ही चलता रहता है। अस्तित्व एकदम से रुक जाता है और सिर उठाकर रांझना को देखता है। इस बार रांझना भी उसे देखती है। अस्तित्व साइड हटकर कहता है, तुम पहले जाओ। रांझना जल्दी से वहां से कदम बढ़ाकर चली जाती है। रांझना के जाते ही अस्तित्व एक गहरी सांस लेता है और वह भी बेड के पास बढ़ जाता है। बेड में बैठकर वह अपना फोन रखकर अपने जूते खोलता है। जूते खोलने के बाद अस्तित्व बेड पर आराम से बैठ जाता है और अपना फोन भी ले लेता है। रांझना कपड़ों को कबर्ड में रखती है। उसका ध्यान अब अस्तित्व के रखे हुए जूते पर जाती है।
उसने जूते उतारकर वहीं रखा हुआ था। रंजना कुछ सोचकर उसके पास जाती है और झुककर उसके जूते को जैसे ही उठाती है, अस्तित्व तुरंत कहता है, रहने दो, अभी 5 मिनट बाद मैं निकलने वाला हूँ। रंजना ने जूते ऑलमोस्ट पकड़ लिए थे, वह अस्तित्व के बोलते ही छोड़ देती है। रंजना जूते को उसी जगह पर छोड़ देती है। अब वह इधर उधर बिखरे सामान को समेटने लगती है। ये सब कुछ बिखारने वाला और कोई नहीं, वो बिल्ली थी। अस्तित्व उसे ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे लगता कि रंजना उसे देखने वाली है तो वह अपनी नजरें फोन में गड़ा लेता है। एकदम से ही अस्तित्व को डॉक्टर की बात याद आती है। वह रंजना को बुलाता है। सुनो। रंजना पीछे पलटकर उसे देखती है। अस्तित्व अपने फोन को साइड में रखकर उससे कहता है, इधर आओ। रंजना ने ऑलमोस्ट अपने काम कंप्लीट कर लिए थे। वह अस्तित्व के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अस्तित्व उसे बैठने का इशारा करता है। रंजना बैठ जाती है। उसके बैठते ही अस्तित्व उससे पूछता है, क्या तुम जन्म से ऐसी ही हो? मेरा मतलब, क्या तुम बचपन से बोल नहीं पाती? रंजना के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वह जवाब तो नहीं देती मगर अपने सिर झुका लेती है। अस्तित्व को लगा कि रंजना को इसके बारे में बात करने से बुरा लगता है, इसलिए वह भी आगे इसके बारे में पूछना सही नहीं समझता। अस्तित्व कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, आज शाम को हम डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि वो तुम्हें चेक करके तुम्हारे न बोलने का असली मतलब समझ सके। रंजना के हाथ नर्वसनेस में साड़ी पर कस जाती है। वह सिर उठाकर अस्तित्व को देखती है और नमे सिर हिलाती है। अस्तित्व उसके ऐसा करता देख पूछता है, क्या तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं जाना? रंजना अपनी गर्दन हिलाती है। उसे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं था। अस्तित्व उससे पूछता है, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी आवाज वापस आए, तुम बात कर सको? रंजना फिर से गर्दन हिलाती है। रंजना अब अपने हाथों और बॉडी मूवमेंट से कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन अस्तित्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अस्तित्व कंफ्यूज्ड होकर कहता है, क्या? वह रंजना के किसी भी इशारे को समझ नहीं पा रहा था। रंजना इशारे करते करते एकदम से रुक जाती है और उदास होकर अपना सिर झुका लेती है। कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। रंजना इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। अस्तित्व समझने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। वह क्या ही करता। वह भी लाचार होकर रंजना को देखता रहता है। I hope you all like my story. CH37 इंदु। अस्तित्व और रंजना अब चुपचाप बैठे हुए थे। रंजना की हालत देखकर अस्तित्व एक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम शाम को रेडी रहना, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। रंजना जल्दी से ना में सिर हिलाती है। अस्तित्व खड़ा होकर कहता है, तुम जा रही हो? मतलब जा रही हो? रंजना भी बस न में सिर हिला रही थी। अस्तित्व उसकी कोई जिद नहीं मानने वाला था। वह रंजना से कहता है, मुझे अब कुछ नहीं सुनना, शाम को तैयार रहना। इतना बोल अस्तित्व वॉशरूम चला जाता है। रंजना के चेहरे पर एकदम से परेशानी झलक उठती है। वह अपने उंगलियों को फंसा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज से नर्वस हो रही हो। अस्तित्व वॉशरूम से बाहर निकलता है, अपने जूते पहनता है और कमरे से निकल जाता है। उसने रंजना की चूड़ियों की तेज आवाज सुनी थी। उसे पता था रंजना उसे बुला रही है, पर अस्तित्व ने मुड़कर नहीं देखा। रंजना अब भी उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अस्तित्व मुड़कर देखे तब तो अस्तित्व अब वहां से चला जाता है। वह जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर हॉल पर पहुंचता है, उसे अपनी मां की आवाज आती है, अस्तित्व, रंजना कहाँ है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अस्तित्व अपनी मां को देखने के बाद ऊपर कमरे की ओर इशारा करता है। सुपर्णा उसके इशारे करते ही ऊपर चली जाती है तो वही अस्तित्व वहां से निकल जाता है। सुपर्णा ऊपर जाती है। वह रंजना को देखती है जो बहुत ही परेशान होकर कमरे के चक्कर लगा रही थी। सुपर्णा को समझ नहीं आता कि आखिर रंजना इतनी क्यों परेशान है। वह उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। रंजना जैसे ही सुपर्णा को देखती है तो वह अचानक ही रुक जाती है। सुपर्णा रंजना के परेशान चेहरे को देखकर पूछती है, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? रंजना नमे सिर हिलाती है। रंजना का परेशान चेहरा भी अब नॉर्मल हो चुका था। रंजना का जवाब पाने के बाद सुपर्णा कहती है, रंजना, मैं एक फोटो फ्रेम बनवा रही हूँ जिसमें अस्तित्व और आपके बचपन से लेकर बड़े तक का फोटो हो, तो मैं आपसे ये पूछने आई थी, क्या आपके पास बचपन से लेकर सारे तस्वीर हैं? रंजना नमे सिर हिलाती है। सुपर्णा का मुंह बिगड़ जाता है। उसने इतना अच्छा सोच रखा था कि वह एक अच्छा सा फोटो फ्रेम बनाएगी, लेकिन यहाँ तो रंजना के पास अपनी कोई फोटो ही नहीं थी। सुपर्णा उदासी से कहती है, क्या सच में आपके पास अपने बचपन के एक भी फोटो नहीं है? रंजना नमे सिर हिलाती है। सुपर्णा कुछ सोचकर पूछती है, आपके पापा के पास तो होगा ना? रंजना कुछ पल सोचती है। सुपर्णा को उम्मीद थी कि इस बार रंजना का जवाब हाँ होगा, लेकिन नहीं।
इस बार भी रांझना का जवाब न था। रांझना न में सिर हिला देती है। सुपर्णा का मुंह छोटा सा बन जाता है, जिसे देखकर रांझना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन वह क्या करे, उसके पास या उसके पापा के पास सच में कोई तस्वीर नहीं थी। जो थी वो तो उस आग में जलकर राख हो चुकी थी। सुपर्णा का मूड कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा खराब हो जाती है, पर वह अपने मूड को सही करने के लिए कुछ सोचकर कमरे से निकल जाती है। रांझना को लगा शायद सुपर्णा को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आए और वह नाराज होकर चली गई। लेकिन कुछ ही देर में सुपर्णा एक एल्बम लेकर आती है। वह रांझना के पास आराम से बैठते हुए कहती है, आपका तो बचपन का तस्वीर नहीं है, आप अस्तित्व का ही देख लीजिए। वैसे यहाँ बाकी परिवार की भी तस्वीरें हैं जिनसे आप मिले नहीं हैं। रांझना उस एल्बम को देख रही थी। वह एल्बम बाहर से ही बहुत प्यारा लग रहा था। ऊपर में बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ था, दीवान फैमिली। सुपर्णा पहला पन्ना पलटती है। पहले में दामिनी और उनके पति दीर्घ दीवान की तस्वीर थी। उस फोटो में दामिनी जवान थी, वो उसकी शादी की तस्वीर थी। अस्तित्व के दादाजी भी बहुत हैंडसम थे। सुपर्णा मुस्कुराते हुए कहती है, माँ शादी के वक्त कितनी खूबसूरत थी न। रांझना हाँ में सिर हिलाती है। सुपर्णा अपने ससुर जी को देखती है। वह कभी अपने ससुर जी से नहीं मिली। जब उन्होंने सत्यम से पूछा था तो उनका कहना था कि उनके पापा की डेथ जब वह करीब 2 साल के थे तभी हो गई थी, और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं उनका ही बड़ा भाई था। जब सत्यम के दादाजी को अपने बड़े बेटे की असलियत पता चली तब उसके बड़े बेटे ने उसे भी मार दिया। सिर्फ उनको ही नहीं, घर में जितने भी सदस्य थे उन सबको उन्होंने मार दिया। फिर वो दामिनी को मारने के पीछे पड़े थे, लेकिन दामिनी अपने तीनों बच्चों को बचाकर वहां से भाग आए और उन्होंने खुद एक महल खड़ा किया। वो वक्त इतना आसान नहीं था जितना लग रहा था। दामिनी अपने छोटे छोटे बच्चों को एक छोटे से टूटे फूटे घर में रखकर काम करती थी और खुद न खाकर अपने बच्चों को खाना खिलाती थी। उन्होंने न जाने कितने ही दिन बस पानी पीकर गुजारा था। कुछ वक्त बाद सब कुछ ठीक हो गया। दामिनी ने खुद को मजबूत बनाकर खुद का एक बहुत ही बड़ा महल खड़ा किया, जिसमें अब पूरा दीवान परिवार रहते थे। इसलिए तो कोई भी दामिनी की बात को टालता नहीं था। उनके फैसलों के आगे कोई कुछ नहीं कहता था। सुपर्णा वो सब कुछ याद करते हुए खो जाती है। उसका ध्यान पूरी तरह से भटक चुका था। रांझना कब से एक ही तस्वीर को देखी जा रही थी, क्योंकि सुपर्णा पलट ही नहीं रही थी। वो तो दामिनी के पिछले दिनों की कहानी में पूरी खो चुकी थी। पर जैसे ही उन्हें होश आता है तो वह एल्बम के पन्ने को पलटती है। पन्ने को पलटते ही उसमें सहस्य, सत्यंग और सरस्वती के बचपन की तस्वीर थी। वैसे ही उनके छोटे से बड़े होने तक की तस्वीरें थीं। अब बारी आती है उनके बच्चों की, यानी सिद्धांश, शिवांश, आस्तिक, अस्तित्व और समीरा की। तीनों बचपन में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। तभी एक तस्वीर आती है जिसमें आस्तिक, अस्तित्व और बीच में एक लड़की खड़ी थी जो करीब 4-5 साल की होगी। रांझना जैसे ही उस तस्वीर को देखती है तो उसकी नजरें वहीं ठहर जाती हैं। सुपर्णा उस लड़की बच्ची को देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये सत्यम के दोस्त की बेटी है, इंदु। इंदु नाम सुनते ही रांझना के कान बजने लगते हैं। इसके कानों में एक आवाज गूंजती है, इंदु, इंदु बच्चे कहाँ छुप गए आप? देखिए अगर आप बाहर नहीं आए तो मम्मा नाराज हो जाएंगी। रांझना को इस वक्त करीब 4 साल की लड़की बच्ची दिखती है, जो टेबल के नीचे छुपी हुई अपनी माँ को देख रही थी। वह अपनी माँ से छुपी हुई थी, वही उसकी माँ कटोरे में कुछ लेकर उसे खोजने की कोशिश कर रही थी, जिससे ये पता चल चुका था कि उसकी माँ उसे खाना खिलाना चाह रही थी, लेकिन वह बच्ची खाने से छिप रही थी। रांझना के आंखों के सामने ये सब घूम ही रहा था। तभी सुपर्णा की आवाज रांझना को होश में लाती है। इसमें देखिए, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। रांझना तस्वीर को देखती है। तस्वीर में एक छोटा लड़का और छोटी लड़की शादी के जोड़े में खड़े थे। सुपर्णा हंसते हुए कहती है, इसमें आस्तिक दूल्हे राजा बने हैं और ये उनकी दुल्हनियां। फिर थोड़ी सीरियस होकर कहती है, आपको पता है, मेरा ये बड़ा बेटा खेल खेल में ही इतने ज्यादा सीरियस हो गए कि वो बस इंदु को खोजते रहते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि इंदु नहीं तो कभी शादी नहीं। कितने सालों से हम सब इंदु को खोज रहे हैं, लेकिन ना इंदु मिली और ना ही उनका परिवार। सुपर्णा एकदम से उदास हो जाती है। रांझना के फेस एक्सप्रेशन तो बहुत अजीब से हो चुके थे। उसके आंखों में न जाने क्या क्या छुपा हुआ था। न जाने उसने अपने सीने में क्या क्या दबा रखा था, ये तो वही जाने। अगर उसके आंखों को कोई पढ़ पाता तो उसके सारे राज खुल जाते। सुपर्णा अब और एक पन्ना पलटती है। वो तस्वीर को दिखाते हुए रांझना से कहती है, और ये देखिए, इसमें अस्तित्व राम बने हैं और इंदु सीता। दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। आपको पता है, जब ये कैरेक्टर अस्तित्व को दिया जा रहा था तब आस्तिक बहुत लड़े झगड़े थे, क्योंकि उन्हें इंदु का राम बनना था। पर आस्तिक थोड़े बड़े थे और टीचर को छोटा बच्चा चाहिए था।
रांझना धीरे से उस तस्वीर को छूती है। सुपर्णा को एकदम से ख्याल आता है कि रांझना के सामने वह अस्तित्व को किसी लड़की के साथ दिखा रहे हैं। ये समझ आते ही सुपर्णा कहती है, आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि अस्तित्व इंदु के राम बने तो वह भी आस्तिक की तरह इंदु के पीछे पड़े होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्तित्व इंदु को बस अच्छा दोस्त मानते हैं। इसके अलावा अस्तित्व के दिल में इंदु के लिए कुछ भी नहीं था और ना कभी हो सकता है। फिर एक बार रांझना के फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। उसके हाथ अब उस तस्वीर से दूर चले जाते हैं। सुपर्णा पूरा एल्बम उसे दिखाती है, फिर आखिर में उसे बंद करके कहती है, बस ये हमारा छोटा सा परिवार है जिसमें भले ही बहुत लोग शामिल हैं, पर सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। सुपर्णा उसे कह ही रही थी तभी उसे कोई बाहर से आवाज देता है। सुपर्णा एक नज़र बाहर देखने के बाद रांझना से कहती है, मैं अभी आई। सुपर्णा उस एल्बम को वहीं छोड़कर चली जाती है। रांझना उस एल्बम को उठाकर फिर से खोलती है। वह उस तस्वीर को खोलती है जिसमें आस्तिक और इंदु थे। दोनों शादी के जोड़े में थे। रांझना उस तस्वीर को छूते हुए एकटक उसे देख रही थी। उसके आंखों के सामने कुछ सीन आते हैं जिसमें एक लड़का एक लड़की के लिए झगड़ा कर रहा था। ये लड़का आस्तिक था। आस्तिक को जरा भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी इंदु को छुए। यहाँ तक अगर कोई देखता भी है तो उसे बहुत गुस्सा आता था। उस वक्त आस्तिक कुछ 9 साल का होगा, वही अस्तित्व 6 साल का और इंदु मुश्किल से 3-4 साल की होगी। आस्तिक इंदु के लिए ऑब्सेस्ड था, इसलिए तो वह आज भी पागलों की तरह इंदु को ढूंढ रहा था। पर उनका बॉन्ड काफी अच्छा था। बचपन में दोनों साथ में बहुत वक्त साथ रहते थे। वो इसलिए क्योंकि आस्तिक इंदु को अपने सिवाय किसी के पास नहीं जाने देता था। वह दिन भर इंदु को अपने करीब रखता था, उसके साथ खेलता था, बातें करता था, उसे खिलाता था, उसकी बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। रांझना अब अपनी आंखें बंद करती है। एकदम से उसके आंखों के सामने एक सीन आता है जिसमें कुछ आदमी अंदर आकर एक औरत के पेट में चाकू घोंप देते हैं। एक बच्ची टेबल के नीचे छिपी हुई थी। वह जैसे ही ये देखती है तो वह जोर से चिल्लाती है, मम्मा। जिसे सुनने के बाद वह सारे लोग उस छोटी सी बच्ची के पीछे पड़ जाते हैं। उस छोटी सी बच्ची के कदम कितने ही बड़े थे जो वह उन आदमियों से भाग पाती। एक आदमी उस छोटी सी बच्ची को पकड़ लेता है और उसे किसी सामान की तरफ फेंक देता है। रांझना झट से अपनी आंखें खोलती है। वह इधर उधर देखती है। उसके चेहरे पर पसीने आ चुके थे। रांझना के हाथ पैर कांप रहे थे। रांझना अपने पैरों को ऊपर करती है और बिल्कुल सिकुड़ कर बैठ जाती है। उसके कानों में अब बहुत तेज आवाज गूंजती है, इंदु जाओ यहाँ से, भागो, इंदु भागो। रांझना अपने कान में अपना हाथ रखती है। वह उस आवाज को अपने कान में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रांझना अपने चेहरे को घुटने में छुपा लेती है। वह अपने हाथों से बहुत ही कसकर कान को बंद करने लगती है, लेकिन वो आवाज उसे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही थी। रांझना उस आवाज की वजह से परेशान ही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। रांझना जोर से उसके हाथ को झटकती है और जोर से धक्का देती है। उसका धक्का इतना जोर का था कि सामने वाला सीधा जमीन पर गिर जाता है। रांझना झट से अपनी आंखें खोलती है तो उसे नीचे गिरा हुआ शिवांश नजर आता है। शिवांश को देखते ही रांझना की आंखें बड़ी हो जाती हैं। शिवांश भी हैरानी से रांझना को देख रहा था। रांझना जल्दी से बेड से उठती है और शिवांश को उठाकर अपने कान पकड़ लेती है। वह कान पकड़े हुए उसे सॉरी कह रही थी। शिवांश तो रांझना को अब तक हैरानी से देख रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि रांझना में भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि एक हट्टे कट्टे इंसान को बस धक्का देकर गिरा सके। रांझना बार बार अपने कान पकड़ रही थी। वह उसी हैरानी के साथ कहता है, भाभी आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, आप कहीं बॉडी तो नहीं बनाती थी। रांझना अब भी अपने कान पकड़ी हुई थी। ये देख शिवांश उसके हाथ को कान से हटाकर कहता है, ओह भाभी कितना सॉरी बोलेंगे आप। कोई बात नहीं, गलती से लग गया होगा, मुझे बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं ये जान गया कि आप भी स्ट्रांग हैं और उस प्रगति का मुंह तोड़ सकती हैं। रांझना तो शिवांश को देखती रह जाती है। उसे तो लगा कि शिवांश अब उस पर गुस्सा करेगा या तो नाराज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। शिवांश ने दिल से रांझना को अपनी भाभी अपनाया था, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी भाभी उसे मारे या डांटे। शिवांश को कुछ याद आता है और वह रांझना से पूछता है, वैसे आप किसी चीज से डर रही थी क्या? आपने अपने चेहरे को क्यों छुपाया था? रांझना नमे सिर हिलाती है। शिवांश ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह अब रांझना के साथ बेड पर बैठता है और रांझना से बात करने के तरीके सीखने लगता है। शाम हो चुकी थी। अस्तित्व रांझना को ले जाने के लिए कमरे में आता है। कमरे में रांझना नहीं थी। अस्तित्व नीचे जाता है। नीचे पूछने पर उसे पता चलता है कि रांझना किचन में है। वह किचन में जाकर देखता है, जैसा उसने कहा था रांझना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
ऊपर से उसके चेहरे पर आटा लगा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। उसने घर में पहनी साड़ी ही अब तक पहनी हुई थी। अस्तित्व आगे बढ़कर उसके हाथ से सारा सामान छीन लेता है और कहता है, मैंने कहा था ना शाम को रेडी रहना, हमें डॉक्टर के पास जाना है। रंजना सिर झुका लेती है और धीरे से ना में सिर हिलाती है। अस्तित्व अब रंजना की जिद से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वह उससे कहता है, क्या तुम्हें कोई बात समझ नहीं आती? रंजना सिर उठाकर एक नजर अस्तित्व को देखती है, फिर सिर झुका लेती है। अस्तित्व सीधे रंजना के हाथ को पकड़ता है और उसे लेकर जाते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। रंजना अपने पैर नहीं उठाती, जिसकी वजह से वह नीचे गिर जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। CH38 रंजना स्टबननेस। रंजना नीचे गिर गई थी, जिसका एहसास अस्तित्व को हो गया था। वह नीचे देखता है। रंजना नीचे बैठी हुई थी। अस्तित्व के देखते ही वह अपनी गर्दन ना में हिलाती है। अस्तित्व तो बस उस जिद्दी लड़की को देख रहा था, साथ ही फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था। अस्तित्व उसके दोनों हाथ को पकड़कर खड़ा करते हुए कहता है, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैंने कहा ना चलो, तुम्हें समझ नहीं आता? रंजना कहाँ मानने वाली थी। वह अपने पैरों को स्ट्रेट खड़ा ही नहीं कर रही थी। वह बैठी थी तो बस बैठी थी। चाहे अस्तित्व उसे जितना भी खींचकर खड़ा करने की कोशिश क्यों न करे, वह खड़ी ही नहीं हो रही थी। अस्तित्व को तो ऐसा लग रहा था जैसे वह एक बच्ची को कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। तभी सुपर्णा भी किचन में आती है। वह जैसे ही अस्तित्व और रंजना को देखती है तो हैरानी से उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। सुपर्णा हैरानी से कहती है, अस्तित्व, ये आप क्या कर रहे हैं? अस्तित्व की नज़र तुरंत सुपर्णा पर चली जाती है। रंजना भी नीचे बैठी सुपर्णा को देखती है। अस्तित्व लाचार होकर कहता है, माँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये इतनी जिद्दी है कि मैं क्या कहूँ, मेरी कोई बात ही नहीं सुनती। सुपर्णा दोनों के पास पहुंच चुकी थी। वह रंजना से कहती है, रांझा चलिए खड़ी हो जाए। रंजना सुपर्णा की बात तो टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह उठकर खड़ी हो जाती है। सुपर्णा अब दोनों को देखकर कहती है, अब बताए क्या हुआ? अस्तित्व तुरंत कहता है, मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ये चलने को तैयार ही नहीं है। एक बार डॉक्टर चेकअप कर ले तो इसकी आवाज वापस आ सकती है, लेकिन इसे मेरी बात सुननी ही नहीं है। जैसे ही सुपर्णा ये सुनती है कि रंजना की आवाज वापस आ सकती है तो वह हैरान हो जाती है, साथ ही बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वह एक्साइटमेंट में कहती है, हाँ रंझा, अस्तित्व ठीक कह रहे हैं, आपको उनके साथ जाना चाहिए। अगर आपकी आवाज वापस आ गई तो हम खूब सारी बातें करेंगे। रंजना सुपर्णा को देखती है, जो बहुत ही ज्यादा खुश थी। रंजना को अब भी नहीं जाना था। अस्तित्व उसके हाथ को पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी अपने पैर नहीं उठाती। अस्तित्व अब उसे घूरकर देखता है। वह मन ही मन सोचता है, जब वह रंजना पर गुस्सा करता था तभी सही था, कम से कम वो उसकी बात तो मानती थी। लेकिन जब से वो रंजना के साथ अच्छा बिहेव करने लगा था, वो बहुत जिद्दी हो चुकी थी। वह बस अपनी बात मनवाती थी। अस्तित्व को इस जिद के पीछे छोटी सी इंदु नजर आती थी। उसे तो कभी कभी लगता था कि उसके सामने इंदु ही खड़ी है, क्योंकि इंदु भी हद से ज्यादा जिद्दी थी। अगर उसने किसी चीज के लिए मना कर दिया, मतलब वो कभी उस चीज को नहीं मान सकती। उसके माँ पापा ने कभी उसके परवरिश में कमी नहीं छोड़ी थी। वह दोनों भी उसके जिद के सामने हार जाते थे। भले ही वह छोटी सी थी, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वह पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। उसके पापा भी उससे बहुत प्यार करते थे। गलती करने पर वह उठक बैठक तक कर लेते थे। अस्तित्व कुछ पल रंजना को भी इंदु समझ देखता रहता है, पर वह एकदम से ही अपने सोच को झटक लेता है। अस्तित्व को लगा था शायद रंजना सुपर्णा की बात मानेगी, लेकिन नहीं, वह सुपर्णा की बात भी नहीं मान रही थी। अस्तित्व थोड़ा झुकता है और रंजना को अपने गोद में उठा लेता है। उसके ऐसा करते ही रंजना अस्तित्व को हैरानी से देखती है। वह छटपटाने की कोशिश करती है, लेकिन अस्तित्व उसे टाइटली जकड़ लेता है, जिससे रंजना कुछ नहीं कर सकती थी। वह थोड़ा भी हिल नहीं पा रही थी। सुपर्णा भी उनके पीछे जाती है। अस्तित्व उसे सीधे बाहर लेकर जाता है और कार के अंदर बैठा देता है। वह उसके सीट बेल्ट को लगाने को होता है, पर लगा नहीं पाता, क्योंकि रंजना उसे लगाने नहीं दे रही थी। अस्तित्व उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और थोड़ा गुस्से से कहता है, जस्ट शट अप। रंजना अपनी मासूम आंखों से उसे देखने लगती है। रंजना के मासूम आंखें देख अस्तित्व को तो कुछ बोलने का ही मन नहीं करता। जैसे रंजना की वो दो मासूम आंखें उस पर जादू चला रही हो। अस्तित्व तुरंत रंजना से नजरें हटाता है और उसके सीट बेल्ट को लगाता है। सीट बेल्ट लगाने के बाद अस्तित्व उसे देखकर सख्ती से कहता है, अब अगर तुमने अपनी ये बेकार जिद बंद नहीं की तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ही छोड़ आऊंगा। समझ आया?
रांझना सिर झुका लेती है। अस्तित्व कार का दरवाजा जोर से बंद करता है जिससे रांझना थोड़ी सहम जाती है। अस्तित्व खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है और अगले ही पल कार वहां से निकल जाती है। सुपर्णा कार को जाता हुआ देखती रहती है। कार को देखते हुए वह धीरे से कहती है, भगवान करे रांझा की आवाज वापस आ जाए। इतना बोल वह ऊपर देखकर प्रणाम करती है और वापस से पैलेस के अंदर चली जाती है। हॉस्पिटल। रांझना इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। वह ऊपर मशीन को देख रही थी। उसका एक्सरे कराया जा रहा था। रांझना चुपचाप उस मशीन को देख रही थी। कुछ देर में एक्सरे हो जाती है तो वह अपने कपड़े चेंज करके बाहर चली जाती है। डॉक्टर उसके मुंह को चेक करते हैं। सब कुछ चेक करने के बाद वह अस्तित्व को देखते हैं। रांझना बहुत ज्यादा नर्वस थी। वह अपने हाथों को बार बार रब कर रही थी। डॉक्टर अस्तित्व को देखकर कहते हैं, 2 दिन बाद रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। इतना कहते ही वह रांझना को देखता है और कहता है, इन्हें देखकर तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। जहां तक मैंने चेक किया सब ठीक है। अस्तित्व रांझना को देखता है। रांझना भी अस्तित्व को देखती है। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं, फिर एक दूसरे से नजरें हटा लेते हैं। अचानक ही अस्तित्व का फोन रिंग होता है। अस्तित्व फोन को देखता है। अगले ही पल वह उठकर बाहर चला जाता है। रांझना दरवाजे की ओर देखती है और जल्दी से डॉक्टर का पेन और पेपर लेकर जल्दी जल्दी कुछ लिखने लगती है। डॉक्टर बस रांझना को देख रहे थे। रांझना बस लिखती जा रही थी, तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है। रांझना तुरंत पेन को छोड़कर पेपर को अपने मुट्ठी में कस लेती है। अस्तित्व डॉक्टर को देखते हुए कहता है, ठीक है फिर हम 2 दिन बाद आते हैं। डॉक्टर तो बस रांझना को ही देख रहा था। अस्तित्व के आवाज से उसका ध्यान टूटता है और वह अस्तित्व को देखता है। अस्तित्व रांझना को देखकर कहता है, चलो। रांझना उठती है। अस्तित्व आगे चलता है। रांझना तुरंत पीछे मुड़कर डॉक्टर की ओर वह कागज फेंकती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। डॉक्टर वो कागज उठाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह उस कागज को खोलकर देखते हैं। वह जैसे जैसे रांझना के लिखे शब्द को पढ़ते हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। डॉक्टर अब दरवाजे की ओर देखते रहते हैं। वहीं अस्तित्व रांझना को लेकर फिर एक बार कार में बैठ जाता है। रांझना के चेहरे पर अब तक आटा लगा हुआ था और उसके बाल अब भी बिखरे हुए थे। रांझना को देखकर एकदम से ही अस्तित्व के होठों पर स्माइल आ जाती है। उसके बिखरे बाल तो ठीक ही लग रहे थे, लेकिन उसके गालों पर लगा आटा बहुत ही फनी लग रहा था। ऊपर से उसके फूले हुए गाल उसे और ज्यादा फनी बना रहे थे। रांझना का मुंह फूला हुआ था क्योंकि अस्तित्व ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। अस्तित्व खुद को कंट्रोल करता है और कार स्टार्ट करता है। रांझना सिर झुकाए रखती है। वह अपने हाथ की उंगलियों को उलझा रही थी। अस्तित्व एक जगह पर कार रोकता है। रांझना अब भी सिर झुकाए हुई थी। अस्तित्व कार को यूं ही खड़ा किए रांझना को देख रहा था। रांझना भीख की तरह बस नीचे अपने उंगलियों को देख रही थी। अस्तित्व बात करने से पहले अपना गला साफ करता है और कहता है, क्या तुम पूरी रात यही ऐसे ही बैठी रहना चाहती हो? रांझना कुछ नहीं कहती। वह वैसी की वैसी ही बैठी हुई थी। अस्तित्व उसके उलझाते उंगलियों की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। रांझना तुरंत अपने हाथ को उससे दूर करती है। अस्तित्व फिर से उसके चेहरे को देखता है। कुछ पल उसके चेहरे को देखने के बाद अस्तित्व कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी यही रहो, मैं जा रहा हूँ। बोलकर वह कार से निकलता है। अस्तित्व कार का दरवाजा बंद करके दीवान पैलेस के अंदर जा रहा था। रांझना उसे सिर उठाकर देखती है। अब तो रांझना का मुंह और ज्यादा फूल जाता है। एक तो अस्तित्व ने उसके साथ जबरदस्ती की और अब उसे बिना मनाए अंदर चला गया। रांझना भी बहुत ढीठ थी। वह भी अपने जिद पर वहां बैठी रहती है। काफी देर हो जाती है। करीब 2-3 घंटे बीत जाते हैं। अस्तित्व को लगा था रांझना को अगर वो छोड़ देगा तो वो अपने आप आ जाएगी। उसे पूरा विश्वास था कि वह आएगी या आ चुकी है। वह टाइम देखता है, उसमें रात के 9 बज रहे थे। दिन का वक्त हो चुका था। उस कमरे में बस अस्तित्व और बिल्ली मौजूद थे। वो बिल्ली अपने खेल में बिजी थी। अस्तित्व एक नज़र उसे देखने के बाद नीचे चला जाता है। वह नीचे जाकर अपनी नजरें चारों ओर घुमाता है। उसे रांझना कहीं नजर नहीं आती। सब लोग डिनर के लिए नीचे आ चुके थे। रांझना ही कहीं नहीं थी। अस्तित्व खुद से बड़बड़ाता है, कहीं ये अब तक वही तो नहीं बैठी है। अस्तित्व चेक करने का सोचकर खिड़की से झांक कर देखता है। सच में रांझना अब तक कार में ही बैठी हुई थी। अस्तित्व धीरे से कहता है, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है यार? अस्तित्व अब बाहर जाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे दामिनी की आवाज सुनाई देती है। अस्तित्व आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? अस्तित्व अपनी दादी को देखता है जो चेयर पर बैठी थी। दामिनी अब चारों ओर देखकर कहती है, और रांझना कहाँ है? अब अस्तित्व क्या ही बताए। वहां सभी मौजूद थे, इसलिए वह रांझना के जिद के बारे में कुछ नहीं कहता।
वह नॉर्मली जवाब देता है, मैं उसे ही बुलाने जा रहा हूँ दादी, वो बाहर है। दामिनी उसे बुलाने के लिए कहती है और उससे नजरें हटा लेती है। अब अस्तित्व अपनी माँ को इशारे से बुलाता है। सुपर्णा अस्तित्व के पास चली जाती है। अस्तित्व उसे रांझना को लाने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता था अगर वो खुद गया तो रांझना नहीं आएगी। सुपर्णा कार के पास जाती है, वह कार का दरवाजा खोलती है और रांझना को देख कहती है, रांझा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? चलिए अंदर चलिए। अस्तित्व छुपकर देख रहा था कि रांझना आ रही है या नहीं। रांझना का सिर अब भी झुका हुआ था। वह धीरे से अपना सिर उठाकर सुपर्णा को देखती है। रांझना का मुंह फूला हुआ था और उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। रांझना के आंखों में आंसू देख सुपर्णा परेशान हो जाती है। वह घबराते हुए कहती है, रांझा आप रो क्यों रही हैं? क्या अस्तित्व ने आपसे कुछ कहा? रांझना हमें सिर हिलाती है। सुपर्णा जल्दी से कहती है, आप अंदर चलिए, हम उसे साथ में डांटते हैं। रांझना नमे सिर हिलाती है, उसे अंदर नहीं जाना था। सुपर्णा कहती है, क्यों नहीं जाना? सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रांझना सुपर्णा को देखती है और उसे इशारे करती है। हमेशा की तरह सुपर्णा कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए वह अपना फोन उसकी ओर बढ़ा देती है। रांझना उस पर कुछ टाइप करती है और सुपर्णा को देती है। सुपर्णा उसे लेकर पढ़ती है। उन्होंने डॉक्टर के पास जाने के लिए जबरदस्ती की और घर जाते वक्त मुझे यही छोड़ दिया। मैं नहीं जाऊंगी, जब तक वो मुझे मनाकर नहीं ले जाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुपर्णा को रांझना में वो पत्नी वाली नौटंकी साफ नजर आ रही थी। वह पति पत्नी के बीच तो नहीं आ सकती, इसलिए वह रांझना से कहती है, ठीक है मैं उन्हें ही भेजती हूँ। इतना बोल सुपर्णा वहां से चली जाती है। अस्तित्व कब से इंतजार कर रहा था कि सुपर्णा रांझना को ले आएगी, लेकिन ये क्या, वो तो अकेले वापस आ रही थी। सुपर्णा अस्तित्व के पास जाती है और उसे रांझना का वो टाइप किया हुआ नोट दिखाती है। अस्तित्व नोट दिखता है तो हैरान हो जाता है। रांझना इस बात से नाराज थी कि उसने घर अंदर जाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। सुपर्णा कहती है, वो रो भी रही है, जाकर मेरी बहू को मनाए और घर लेकर आइए। और एक बात अस्तित्व, मुझे लगता है रांझा को शायद डॉक्टर से कोई प्रॉब्लम होती होगी, शायद उसके साथ हॉस्पिटल में कुछ हुआ होगा, इसलिए वह हॉस्पिटल जाने से घबराती है। मैंने उसके आंखों में डर देखा था। अस्तित्व ये सुनकर एकदम से सीरियस हो जाता है। सुपर्णा अस्तित्व के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, फिलहाल उसे मनाकर अंदर ले आइए। इतना बोल सुपर्णा अंदर चली जाती है। अस्तित्व सुपर्णा की बात को गहराई से सोचता है। जब रांझना को गोली लगी थी तब भी वह हॉस्पिटल में नहीं रुकना चाहती थी। उसने भी उस वक्त रांझना की आंखों में एक छुपा हुआ डर देखा था। इसका मतलब क्या रांझना के साथ सच में हॉस्पिटल में ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह वहां जाने से घबराती है? अस्तित्व सोच ही रहा था, तभी उसे एकदम से ख्याल आता है कि उसे फिलहाल तो रांझना को मनाने जाना है। अस्तित्व रांझना के पास जाता है। दरवाजा खुला हुआ था और रांझना मुंह फुलाए सिर झुकाए अब तक वहां बैठी हुई थी। अस्तित्व कुछ पल तो सोचता है कि वह रांझना को कैसे मनाए। उसे लड़कियों को मनाना नहीं आता था। जिंदगी में पहली बार वह किसी को मनाने वाला था। अस्तित्व उसके हाथ को पकड़कर कहता है, चलो अंदर चलो। रांझना तुरंत अपने हाथ उसके पकड़ से छुड़ाती है और दूर कर लेती है। अस्तित्व तो बस उसे देखता रह जाता है। अस्तित्व कहता है, देखो मुझे ये मनाना बनाना नहीं आता, अगर चलना है तो चलो वरना मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। रांझना अब भी चुप थी। अस्तित्व उसकी बाजू पकड़कर कहता है, चलो। रांझना बाजू को तुरंत उसके हाथों से छुड़ाती है। अस्तित्व लाचार होकर बहुत धीमी आवाज में कहता है, आखिर मैं क्या करूं जिससे तुम मेरी बात मान जाओ? रांझना उसे देखती है और अपने हाथों से इशारा करती है। उसने अपने कान को पकड़ लिया था। अस्तित्व जब ये देखता है कि रांझना उसे सॉरी कहने को बोल रही है तो वह रुक जाता है। अस्तित्व को सॉरी कहना नहीं आता था। शायद ही उसने किसी से सॉरी कहा हो। उसे समझ नहीं आता कि वह सॉरी कैसे कहे। फिलहाल उसके लिए रांझना को मनाना जरूरी था, इसलिए वह धीरे से कहता है, सॉरी। रांझना अब उसे कान पकड़ने का इशारा करती है। अस्तित्व की भौहें चढ़ जाती है। वह उसे घूरते हुए कहता है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है। रांझना अब मुंह फेरकर दूसरी ओर देखने लगती है। अस्तित्व अब कुछ नहीं कर सकता था। अस्तित्व अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी। रांझना अस्तित्व को देखती है। अब अस्तित्व ने अपने कान पकड़ रखे थे। रांझना उसे एकटक देखने लगती है। अस्तित्व भी रांझना को एकटक देखने लगता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। 39 बेचैन। अस्तित्व और रांझना एक दूसरे को देख रहे थे, तभी पीछे से सुपर्णा की आवाज आती है, अस्तित्व और कितना वक्त लगेगा मेरी बहू को मनाने में? सब खाने पर इंतजार कर रहे हैं।
अस्तित्व पीछे मुड़कर अपनी मां को देखकर इशारा करता है, फिर रांझना को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। रांझना अब अपना हाथ अस्तित्व के हाथ में रखती है। अस्तित्व उसे कार से बाहर निकालता है। दोनों अब अंदर चले जाते हैं। अस्तित्व और रांझना चेयर पर बैठ जाते हैं। दामिनी दोनों को देखती है, फिर एकदम से पूछती है, इतनी देर से आप दोनों बाहर क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अस्तित्व रांझना को देखता है जो अब खाने में बिजी हो चुकी थी। अब उसे सिर्फ खाने से मतलब था। अस्तित्व अपनी दादी को देखता है। उसके जवाब देने से पहले शिवांश शरारत से कहता है, क्या दादी आप ही कैसा सवाल पूछ रही हैं? क्या आपको नहीं पता इस वक्त दोनों को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेसी चाहिए? दामिनी शिवांश को देखकर तुरंत कहती है, सारा प्राइवेसी तो आप खत्म कर देते हैं, हर वक्त रांझना के आसपास घूमते हुए। आपके पास कोई काम नहीं है क्या? शिवांश अपना मुंह बिगाड़ लेता है। इसी तरह से थोड़ी नोकझोंक के साथ सबका दिन खत्म होता है। रात के करीब 1 बजे रांझना धीरे से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वह उठकर सीधे वॉशरूम चली जाती है। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है अस्तित्व कमरे में नहीं था, बेड बिल्कुल खाली था। रांझना इधर उधर देखती है, उसे कहीं भी अस्तित्व नजर नहीं आता। रांझना की नज़र अब बालकनी की तरफ जाती है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। ये देखकर रांझना उस ओर जाती है। वह धीरे से दरवाजा खोलकर बालकनी में देखती है। अस्तित्व इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और ईयरफोन लगाए फोन में कुछ देख रहा था। रांझना को लगा शायद अस्तित्व काम में बिजी है, इसलिए वह दरवाजा को पहले जैसा बंद करके बेड में जाकर सो जाती है। रांझना जो बिल्ली को लेकर आई थी उसको एक डब्बे में सुला दिया था। वो डब्बा उस बिल्ली का घर बन चुका था। वहीं अस्तित्व इस वक्त फोन में वीडियो देख रहा था जिसमें बेजुबान से कैसे बात किया जाता है, कैसे उसकी बोली को समझा जा सकता है, उसके इशारे को कैसे समझा जा सकता है, वो सारी चीजें देख रहा था। टेबल पर एक बुक रखा हुआ था, वहां भी इन सब के बारे में लिखा हुआ था। अस्तित्व सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था। वह इतनी रात को इसलिए जगकर ये सब देख रहा था क्योंकि वह किसी को भी ये पता लगाने नहीं देना चाहता था कि अस्तित्व रांझना से बात करने के लिए उसकी भाषा सीख रहा है। अस्तित्व को जब लगता है उसने कुछ हद तक रांझना की बोली सीख ली है तो वह उठकर अंदर चला जाता है। अंदर अंधेरा था क्योंकि लाइट्स ऑफ थी, बस अस्तित्व के तरफ की एक छोटी सी लैंप जल रही थी। अस्तित्व जाकर बेड में लेट जाता है। लेटते ही उसकी नज़र रांझना पर जाती है। रांझना सिकुड़कर सो रही थी। उसके छोटे से चेहरे को उसके कुछ बालों छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। अस्तित्व की नज़र तो बस सोती हुई रांझना पर टिकी हुई थी। न जाने क्यों उसकी नजरें रांझना से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अस्तित्व से रहा नहीं गया और वह रांझना के थोड़ा करीब जाकर उसके चेहरे को छुपाते बालों को हटाता है। अस्तित्व के छूते ही रांझना थोड़ा सा उठती है और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। वह नींद में ही थी। रांझना ने करवट बदल ली थी। रांझना की दूसरी तरफ मुंह करने से अस्तित्व का चेहरा उदासी में छा जाता है। वह रांझना के चेहरे को देखने की कोशिश करता हुआ रांझना को पकड़कर अपनी ओर पलटता है, लेकिन रांझना फिर से कसमसाते हुए दूसरी ओर करवट बदल लेती है। फिर एक बार रांझना ने अस्तित्व को पीट कर लिया था। अस्तित्व फिर से कोशिश करता है लेकिन रांझना फिर से अपनी करवट बदल लेती है। रांझना थोड़ी भी हिलती तो वह करवट बदल लेती थी, इसलिए वह बार बार एक ही साइड करवट बदल रही थी। वह तो नींद में थी, उसे तो कुछ पता नहीं था कि वह बार बार किस ओर घूम रही थी। अस्तित्व मन ही मन कहता है, क्या ये लड़की सोते हुए भी अपनी जिद में रहती है? अस्तित्व कुछ पल रांझना को देखता है, फिर अपनी जगह पर आकर लेट जाता है। उसे पता था अब कुछ नहीं होने वाला था। अब वह रांझना की पीठ को देखते हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि वह अंदर से बहुत बेचैन हो चुका था, पर फिर भी उसे कुछ देर में नींद आ जाती है। दूसरी तरफ समीरा ठंड से कांप रही थी। वेदांश सोफे पर सो रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो वह अपनी आंखें खोलता है। वैसे तो वेदांश और समीरा को उसके घर जाना चाहिए था, लेकिन किसी काम की वजह से वह नहीं जा पाए। दोनों इस वक्त वेदांश के ही घर में थे। वेदांश आंखें खोलकर सामने समीरा को देखता है। उसे ठंड से कांपता हुआ देखकर वेदांश उठता है और समीरा के पास चला जाता है। वह सबसे पहले तो ऐक ऑफ करता है, फिर गिरे हुए कंबल से समीरा को अच्छे से कवर करता है। समीरा कांपते हुए इस वक्त कुछ बड़बड़ा रही थी। वेदांश उसे बड़बड़ाता देखकर उसे सुनने की कोशिश करता है। समीरा इस वक्त अभय का नाम ले रही थी। वेदांश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिर अभय है कौन। उसे लगा शायद समीरा का कोई भाई होगा जिसे वह याद कर रही हो, या फिर उसका कोई खास दोस्त होगा जिसे समीरा याद कर रही हो। वेदांश के दिमाग में 1 मिनट के लिए भी ख्याल नहीं आया कि अभय समीरा का प्यार होगा।
उसने अपने दिमाग में समीरा की बहुत अच्छी इमेज बना रखी थी। उसे पूरा विश्वास था कि समीरा की जिंदगी में उसके अलावा कोई भी नहीं है। भले ही दोनों के बीच बात न हुई हो, लेकिन फिर भी वेदांश ने समीरा को अपने दिल में जगह दे दी थी। वेदांश अब तक झुका हुआ था, वह अब समीरा से दूर होने के मकसद से उठने को होता है, पर तभी अचानक से ही समीरा उसकी शर्ट को पकड़ लेती है। उसके ऐसा करते ही वेदांश के कदम ठहर जाते हैं, साथ ही उसकी धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने उसके शर्ट को इस तरह से पकड़ा हुआ था। समीरा अब भी धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, अभय अभय। वेदांश तो बस वही जम सा जाता है, उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह समीरा के हाथ से खुद की शर्ट को छुड़ाए। वेदांश अब वही बैठ जाता है, वह चुपचाप समीरा को देखता रहता है। समीरा भी कुछ देर बाद बड़बड़ाना बंद कर देती है, मगर वह वेदांश की शर्ट को नहीं छोड़ती। अगली सुबह समीरा की आंखें धीरे से खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसे अपने सीने पर कुछ फील होता है। वह देखने की कोशिश करती है। वह जैसे ही देखती है कि वेदांश उसके सीने पर सिर रखकर सो रही है, तो वह जल्दी से हड़बड़ाकर उठ जाती है। उसके हड़बड़ी की वजह से वेदांश की भी आंखें झटके से खुलती हैं। वेदांश उठकर बैठ जाता है, वहीं समीरा उससे दूर घसक रही थी। समीरा को ऐसे घबराता देखकर वेदांश उसे समझाते हुए कहता है, आई एम सॉरी, गलत मत समझिए। वो मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं आपके ऊपर सो गया। समीरा को लग रहा था कि वेदांश उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, अपना पति होने का हक जताने की कोशिश कर रहा है। समीरा जल्दी से उठती है और सीधा दौड़कर वॉशरूम चली जाती है। समीरा वॉशरूम के अंदर जाकर तुरंत दरवाजा बंद करती है और शॉवर ऑन करके जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अभय गुमसुम सा अपने कमरे में बैठा हुआ था। हिमांशी अपने बेटे को इस तरह से देखकर बहुत दुखी थी। वह काफी देर तक अभय को देखने के बाद ब्रिजेश के पास चली जाती है। ब्रिजेश अपने में ही गुम होकर कुछ सोच रहे थे। हिमांशी उनके पास बैठते हुए कहती है, अभय की हालत मुझसे नहीं देखा जा रहा। ब्रिजेश अपनी सोच से बाहर आते हैं। अभय का नाम सुनते ही वह गुस्से से लाल हो जाते हैं। वह गुस्से से कहते हैं, उस लड़के की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। पहले तो वो लड़की हाथ से निकल गई, अच्छा खासा उससे शादी कर लेता तो क्या बिगड़ जाता उसका। हिमांशी इरिटेट होकर कहती है, आखिर आप रांझना के पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे समझ नहीं आता, आपको एक गरीब और बेजुबान लड़की से चाहिए क्या? हिमांशी के ऐसे सवाल जवाब करने से ब्रिजेश को एकदम से ही बहुत गुस्सा आता है। वह बहुत जोर से चिल्लाते हैं, चुप, बिल्कुल चुप। जब कुछ पता ना हो तो अपना मुंह हमेशा बंद रखा करो। हिमांशी एकदम से ही चुप हो जाती है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, रजनी सोलंकी सॉरी, लेकिन अगर आपको पिछला चैप्टर फालतू लगा तो आगे की स्टोरी भी फालतू ही है, क्योंकि आगे भी ऐसे ही चैप्टर्स ऐड होंगे जो आपको जरा भी पसंद नहीं आएगा। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फालतू है। किसी की मेहनत को फालतू बोलना गलत है, और मुझे पक्का यकीन है कि ये स्टोरी आपके टाइप की नहीं है, इसलिए आप शौक से इसे छोड़कर जा सकती हैं। और कल चैप्टर नहीं आया क्योंकि ये वर्ड सुनकर ही मेरे दिमाग से सब गायब हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या लिखूं। ऊपर से मेरा दिमाग खराब हुआ। अलग से कुछ भी बोलने से पहले लोग सोचते नहीं हैं कि उनका एक वर्ड सामने वाले को किस हद तक चोट पहुंचा सकता है। जब 40 रंजाना क्वेश्चन टू अस्टाई टीवी। अगले दिन अस्तित्व और रांझना डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बहुत देर तक रांझना को देखता रहता है। रांझना बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी, तो वहीं अस्तित्व किसी से जरूरी बात कर रहा था। उसकी बात खत्म होने के बाद वह फोन को साइड में रखता है और डॉक्टर को देखता है। अस्तित्व डॉक्टर से पूछता है, क्या हुआ डॉक्टर, क्या रिपोर्ट आया? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। डॉक्टर रिपोर्ट को देखने के बाद अस्तित्व को देखते हैं, फिर अपना गला साफ करते हुए कहते हैं, नहीं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये कभी बोल नहीं सकती। अस्तित्व जैसे ही यह सुनता है तो उसकी जो बची कुची उम्मीद थी वह सारी खत्म हो जाती है। वह रांझना को देखता है जो अपने हाथों की उंगलियों के साथ खेल रही थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जिंदगी भर गूंगी रहे। अब अस्तित्व के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। आखिर वह अब क्या ही कहता। वह फिर से डॉक्टर से याद तो नहीं कह सकता था कि अच्छे से चेक करें, जबकि डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से रांझना का चेकअप किया था। डॉक्टर अस्तित्व को देखते हुए दोबारा कहते हैं, सॉरी, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से इनकी आवाज कभी नहीं आ सकती, ये जैसी है वैसी ही रहेगी। अस्तित्व बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। डॉक्टर सारी रिपोर्ट्स अस्तित्व को देता है। अस्तित्व भी एक बार सारे रिपोर्ट्स को गौर से देखता है, जो ये जाहिर कर रहे थे कि रांझना कभी भी बोल नहीं सकती। अस्तित्व एक गहरी सांस लेता है। उसके अगले ही पल वह रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर को थैंक यू कहकर रांझना के साथ निकल जाता है। अस्तित्व रांझना को लेकर कार में बैठ जाता है। वह बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड था।
रंजना उसके चेहरे को ही देख रही थी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अस्तित्व इस वक्त कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। रंजना कुछ पल तो उसे देखती है, फिर अपने हाथ अस्तित्व के हाथ के ऊपर रखती है। अस्तित्व से देखता है। रंजना अब अपने हाथों से इशारे करते हुए उससे कुछ कहती है। अस्तित्व उसके इशारे को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता। वह एकदम से कहता है, क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रंजना को फिर एक बार एहसास होता है कि उसके इशारे को अस्तित्व समझ नहीं पाता। रंजना अब खामोश हो जाती है। उसके पास इस वक्त पेन और डायरी भी नहीं थी जिसमें लिखकर वह अस्तित्व को कुछ कह सके। अस्तित्व तो टेंशन में ये भूल ही गया था कि उसने कल बहुत कुछ सीखा था। वह जब शांति से बैठता है तो उसे ख्याल आता है कि रंजना कुछ इशारे में उसे कह रही थी। जब उसे उसके इशारे याद आते हैं तो उसे उसकी बातें भी समझ आती हैं। अस्तित्व रंजना के बातों को समझते हुए एकदम से हैरान सा हो जाता है। वह अचानक से ही रंजना के बाजू को पकड़कर खींचते हुए कहता है, क्या 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 कहा तुमने? रंजना एक नज़र उसे देखती है। उसे तो पता था कि अस्तित्व को उसके इशारे समझ नहीं आते, तो इस वजह से रंजना उससे नजरें हटाकर सिर झुका लेती है। अस्तित्व दोबारा से उसके बाजू को पकड़कर पूछता है, बोलो ना, क्या कहा तुमने? रंजना धीरे से अपना सिर उठाती है। वह पहले तो अस्तित्व के हाथ को देखती है। अस्तित्व का हाथ अब भी रंजना के बाजू पर था। रंजना अब अस्तित्व को देखकर इशारे करती है। वह कह रही थी, क्या आपको मेरे इशारे समझ आएंगे? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। पहले तो रंजना को लगता है कि इस बार भी अस्तित्व उसके इशारे को समझ नहीं पाएगा, लेकिन अस्तित्व रंजना के इशारे को साफ समझ चुका था। वह तुरंत जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम बोलो तो। जब अस्तित्व यह जवाब देता है तो रंजना हैरान रह जाती है। रंजना कुछ पल रुकने के बाद इशारे करने लगती है। उसके हाथ तेजी से गिर रहे थे जिससे चूड़ियों की आवाज बहुत जोरों से गूंज रही थी। अस्तित्व बहुत ही गौर से रंजना के इशारे को देखता है। अस्तित्व रंजना के इशारों को रिपीट करते हुए कहता है, अगर आपको मेरे बेजुबान होने से इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप अपनी दादी से कह क्यों नहीं देते कि आपको मेरे साथ नहीं रहना? अस्तित्व ये कहने के बाद एकदम से रुक जाता है। वह रंजना की बातों को समझता है। जैसे ही उसे समझ आता है तो वह रंजना से कहता है, मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे बेजुबान होने से प्रॉब्लम है? रंजना एक पल के लिए रुककर अस्तित्व को देखती है। रंजना अब फिर से तुरंत इशारे करती है, तो आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों आए? जब आपको मेरे बेजुबान होने से प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर आप मुझे ठीक क्यों करना चाहते हैं? मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे ठीक होना है। आपने तो मुझसे एक बार भी राय नहीं ली कि मुझे ठीक होना है या ऐसे ही रहना है। अस्तित्व तो बस रंजना को बोलता हुआ देखता रह जाता है। रंजना के हाथ बार बार मूव कर रहे थे, उसके इशारे रुक ही नहीं रहे थे। रंजना आगे इशारे करती है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी के कहने पर मेरे साथ इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। लोग बस कहने का कह देते हैं कि उन्हें बस अच्छे कैरेक्टर की लड़की चाहिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लड़की बदसूरत है या गौरी है या गूंगी है या अंधी है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। लड़की को हर तरह से देखा जाता है। आप मुझे इसलिए तो ठीक कराना चाहते थे ताकि किसी के सामने अगर आप मुझे ले जाए तो आपको शर्मिंदा न होना पड़े। आपको कोई यह न कहे कि आपकी बीवी तो गूंगी है, आपको मुझे बीवी कहते हुए शर्म न आए। रंजना लगातार अपने हाथ को मूव कर रही थी, तभी अचानक से ही अस्तित्व उसके दोनों हाथ को एक साथ पकड़ लेता है। रंजना बिल्कुल चुप हो जाती है। चुप तो वह पहले से थी, तो अब उसका हाथ शांत हो जाता है। रंजना अस्तित्व को देखने लगती है। अस्तित्व उसे देखते हुए कहती है, बस करो, खुद को बेजुबान बोलकर इतना बकर बकर कर चुकी हो जितना मैंने कभी जिंदगी में बात तक नहीं की। इतना बोलते ही अस्तित्व रंजना के आंखों में देखने लगता है। वहीं रंजना बस एकटक उसे देखती जा रही थी। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, क्योंकि चैप्टर छोटा है तो मैं दूसरा चैप्टर 2 या 4 बजे तक अपलोड करूंगी।